हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में एकेडमिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 नामक ऑनलाइन चैनल के अंदर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो विवाह के सिद्धांत है। इसके अंदर हम विवाह क्या होता है, विवाह की परिभाषाएं, अर्थ, उद्देश्य, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, विवाह जो है वो देखा जाए तो हर समाज में, हर काल में विवाह जो है होता आया है। अब विशेष रूप से यदि देखें तो इसकी क्या वजह है कि ये एक ऐसी संस्था है, या यूँ कह दीजिए कि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र के अंदर विवाह को एक सामाजिक संस्कार के रूप में माना जाता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में 16 संस्कार दिए हैं और उन्हीं के अंदर विवाह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, जो कि स्त्री और पुरुष को सामाजिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। और विवाह के पश्चात ही एक परिवार जो है वो बनता है। तो कहा जाए तो विवाह, यदि हम कहें आदिम समाजों में विवाह क्या हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे, तो आदिम समाजों में मनुष्य स्वच्छंद रहता था। उसका स्वभाव जो था वो एक यूँ कह दीजिए कि खाना बदोश जैसा होता था। वो जहाँ इकट्ठे हो जाते थे, जहाँ रहते थे, जहाँ उनको खाने को मिल जाता था, जहाँ पीने को पानी मिल जाता था, वहीं पर ही वो लोग इकट्ठे रहने लग जाते थे। और वहाँ पर जब ख़त्म हो जाता था दाना पानी तो वो उठ के कहीं और चले जाते थे। तो यूँ कह दीजिए कि वो समूह में तो रहते थे, किंतु विवाह या परिवार जैसी कोई संस्था आदिम समाजों में नहीं पाई जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे परिवार जो है वो बनने लगे। और ये जो है, यूँ कह दीजिए कि आपकी इच्छाओं की, आपकी कामनाओं की जो संतुष्टि है, उसी ने ही विवाह, परिवार और नातेदारी को जन्म दिया है। चलिए बात करते हैं विवाह का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। देखिए, विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है वो उद्वह, हमारे शास्त्रों में उद्वह संस्कार का भी वर्णन मिलता है। इसका मतलब है कि वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए यदि हम देखें तो लूसी मेयर ने लिखा है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें स्त्री से जन्मा जो बच्चा होता है वो माता पिता की वैध संतान माना जाता है। इसी के साथ साथ यदि हम एक रिवर्स की परिभाषा देखते हैं, उनकी एक पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है सामाजिक संगठन के नाम से। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि जिन साधनों से मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे हम विवाह की संज्ञा देते हैं। अगर हम बोगार्डस की, उनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी, तो उसी में बोगार्डस कहते हैं कि विवाह जो है वो स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। तो सभी समय देखिए आप, एक ही बात हमें देखने को मिलती है कि विवाह एक यौन इच्छाओं को पूर्ण करने की, या यूँ कह दीजिए बच्चों के लालन पालन करने की एक ऐसी वैध संस्था है जिसमें व्यक्ति एक संस्कार के द्वारा प्रवेश करता है। और ये जो संस्कार है, इसको सामाजिक, धार्मिक और कानूनी तीनों तरह की स्वीकृति प्राप्त होती है। और इससे जो विवाह के पश्चात जो बच्चे पैदा होते हैं वो समाज में यूँ कह दीजिए एक वैध संतान बनते हैं। उनका लालन पालन, समाजीकरण, ये जो है इसके अंदर विशेष रूप से किया जाता है। जहाँ तक बात करें हम एम्स ऑफ मैरिज या विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत सारे विवाह के उद्देश्यों पर यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि सभी का जो एक यूँ कह दीजिए कि एक यूँ कह दीजिए कंक्लूज़न, तो उसमें वो ये कहते हैं कि सामाजिक और कानूनी स्वीकृति मिल जाती है यौन संबंधों को स्थापित करने की, बच्चों का पालन पोषण, समाजीकरण होता है, और विवाह जो है वो परिवार की एक आधारशिला है।
हम मुडॉक की बात करते हैं। मुडॉक ने 250 उद्देश्य बताए हैं, मतलब 250 उद्देश्य है, जिसमें 3 उसने मुख्य रूप से उद्देश्य बताए हैं। जिसमें पहला है आपका यौन संतुष्टि, जिसको हम सेक्सुअल कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग या संतानों का समाजीकरण। ये 3 उन्होंने उद्देश्य इसमें बताए हैं। साथ ही बहुत सारे उद्देश्य हैं जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। परिवार का निर्माण होता है, नातेदारी का विस्तार होता है, परिवार से जो विवाह से उत्पन्न संतानें होती हैं उनको वैध माना जाता है, समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं विवाह, संतानों का पालन पोषण और समाजीकरण करना विवाह के अंदर बहुत आवश्यक हो जाता है, मानसिक संतोष प्रदान होता है विवाह से, साथ ही साथ माता पिता और बच्चों में नवीन अधिकारों और दायित्वों का भी जन्म होता है, और विवाह के जो संस्कार होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी होते हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक है, विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, आप लोगों को यदि विवाह के उद्देश्य कहा जाए या परिवार के उद्देश्य कहा जाए तो दोनों का ही सेम ही अर्थ बनता है। विवाह की उत्पत्ति के सिद्धांत या परिवार की उत्पत्ति, क्योंकि विवाह के पश्चात ही परिवार बनता है। तो मनुष्य में क्या होता है कि हमेशा ही अपने भूत और भविष्य को जानने की इच्छा रहती है, और बहुत सारी वस्तुओं की उत्पत्तियां वो कल्पनाओं के सहारे भी करता है। मैकाइवर ने कहीं लिखा है और वो कहते हैं कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। मतलब जो भी किसी भी तरह किसी का ओरिजिन हम देखते हैं तो अस्पष्ट होती है, कुछ उसमें सहमत होते हैं, कुछ उसमें असहमत होते हैं। तो ये हम जो सिद्धांत कर रहे हैं उसकी भी हम बात कर रहे हैं कि जैसे शास्त्रीय सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल यूँ कह दीजिए कि पुराना सिद्धांत है, इसीलिए इसका नाम शास्त्रीय सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के समर्थकों में प्लेटो का नाम ले सकते हैं, अरस्तु का नाम ले सकते हैं। ये हमारे समाजशास्त्रियों में भी हम इनकी चर्चा करते हैं और राजनीतिक विज्ञानों में भी हम इनकी चर्चा करते हैं। आपने जो है ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों के बारे में उदाहरण दे के बताया है कि परिवार का आदिम स्वरूप जो था वो पितृसत्तात्मक था, और ऐसे परिवारों में पुरुषों की प्रधानता थी। सॉरी 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों में अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो पितृसत्तात्मक तो था ही, साथ ही साथ पितृस्थानीय, पितृवंशीय भी था। अब क्या होता है पितृसत्तात्मक? जिसमें पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और पिता के पश्चात वो जो संपत्ति होती है वो पुत्र को हस्तांतरित हो जाती है। बहुत सारे इस सिद्धांत पे शोध भी हुए, किंतु जो है इसको हम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जनजातियां जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत जैसे समाजों में जहां आदिम काल से ही मातृसत्तात्मक परिवार भी रहे हैं और वहां पर पितृसत्तात्मक परिवार नहीं थे। तो ऐसे में इस सिद्धांत की जो यूं कह दीजिए भूमिका है वो थोड़ी संदेहास्पद हो जाती है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे सिद्धांत के बारे में, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। इसके जो समर्थक हैं वो मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रिफॉल्ट, ये बहुत प्रमुख विद्वानों का नाम आता है इसमें। और इन लोगों की मान्यता थी कि समाज का प्रारंभिक स्तर कौन सा है? जो आदिम समाज, जब समाज में सभ्यताएं बन रही थी, संस्कृति बन रही थी, उस समय की बात है। उस समय विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो व्यक्ति जो है जहाँ भी जिस भी के साथ जो है अपने सेक्सुअल रिलेशन बनाता था, वही उन्हीं के साथ अपना परिवार बसा। जैसे आप जानवरों में देखिए, पक्षियों में देखिए, तो ये सब इस तरह की सिचुएशन जो कि केवल आपके फिज़िकल रिलेशन जिनसे बन जाते हैं और उससे उत्पन्न संतानें जो हुआ करती थी, उन्हीं को ही उनकी जो जिम्मेदारी होती थी वो विशेष रूप से माँ की होती थी, और माँ ही जो है वो उन बच्चों के लिए उनकी
सहारा देने के लिए, या यूँ कह दीजिए उनके पालन पोषण के लिए माँ का स्थान महत्वपूर्ण होता था। और पिता जो है, क्योंकि वहाँ पर परिवार और विवाह नामक संस्था नहीं थी, तो पिता का स्थान महत्वहीन हुआ करता था। चलिए अब एक बात करते हैं एक विवाह के सिद्धांत की। थ्योरी ऑफ मोनोगैमी जिसको हम बोलते हैं, ये सिद्धांत जो है वेस्टरमार्क ने दिया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। उनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। उसके अंदर उन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दिया, और वे यौन साम्यवाद के सिद्धांत की पूरी तरह से आलोचना करते थे। और वो इस मत को कभी भी नहीं स्वीकार करते थे कि कभी भी स्त्री और पुरुष के अंदर यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। इसी के साथ वो ये कहते हैं कि परिवार के अंदर जो है एक विवाह की प्रथा जो है रही है हमेशा ही। और बेशक वो चाहे एक साथ ना रहते हों, शादी वगैरह नहीं होती हो, किंतु स्त्री और पुरुष जो है वो एक साथ रहा करते थे। और जब तक स्त्री जो है गर्भावस्था से लेकर जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करती थी, जब तक पुरुष जो है उसके साथ रहते थे। इसी सिद्धांत को समर्थन करते हुए मेलनोवेस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी के अंदर बताया है कि मनुष्य जो है वो पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है, और वह परिवार जो है वो एक विवाही परिवार है। मेलनोवेस्की आगे लिखते भी हैं कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। तो इस तरीके से एक विवाह के सिद्धांत को समर्थन दिया जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार। ये इस सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो ब्रीफॉल्ट ने किया है, और उनकी पुस्तक थी द मदर। ब्रीफॉल्ट जो है वो भी वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मैकाइवर कहते हैं कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक सिद्धांत बन रहा है या स्टैब्लिश हो रहा है, उसके आलोचक जो हैं वो बहुत होते हैं, और उसके लिए फिर वो नया सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ब्रीफॉल्ट ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और वे स्वीकार करते हैं कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना और एकाधिकार की प्रवृत्ति ने ही जो है एक विवाह को जन्म दिया था। कई आदिवासी समूहों में तो विवाह का प्रचलन है, किंतु उसमें स्त्रियां जो है वो परिवार पर होल्ड रखती हैं, स्त्रियां परिवार को चलाती हैं। ब्रीफॉल्ट ने मात्र सत्तात्मक और मात्र वंशीय परिवारों का उदाहरण देकर बताया है कि आरंभ में यौन संबंध जब बहुत अधिक निश्चित नहीं हुआ करते थे, तो स्त्री और पुरुष की तुलना में माता और पुत्र के जो संबंध हुआ करते थे वो अधिक घनिष्ठ होते थे। इसको टायलर ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। बैफोमैन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। बैफोमैन बताते हैं कि शिकारी अवस्था में पुरुष जब शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, तो उस समय बच्चे के भरण पोषण और रक्षा का जो जिम्मेदारी होती थी वो माता की ही होती थी। और यही कारण रहा है कि परिवारों में माता का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। आज भी यदि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम में, मेघालय में खासी, गारो ऐसी जनजातियां हैं अभी भी जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवारों की प्रधानता है, और वहाँ पर शादी के पश्चात जो है स्त्रियां अपने पति के घर जाकर रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्विकासीय सिद्धांत की। उद्विकासीय सिद्धांत जो है वो देखिए, उद्विकासीय सिद्धांत होता क्या है। किसी भी चीज़ का जब सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है वो जो है हम उद्विकासीय सिद्धांत कहलाते हैं। इसको मॉर्गन ने इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मुख्य यदि नाम लें तो वो बैफोमैन का है, और इसके साथ साथ मैकलेनन, लुबॉक, टाइलर, ये सभी लोगों ने इन सिद्धांतों को समर्थन दिया है। इसमें ये कहते हैं कि जब परिवार का जीवन शुरू में, जब आदिम समाजों में पारिवारिक जीवन अनिश्चित और शिथिल था,
उस समय विवाह भी जो है वो अनिश्चित ही थे। केवल लोग साथ रहते थे यौन संबंधों की स्थापना के लिए। पति पत्नी के संबंध कभी दृढ़ रहे ही नहीं। या यूँ कह दीजिए माता और पुत्र के संबंध तो मजबूत हुआ करते थे, किंतु उसमें पिता की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण नहीं थी। धीरे धीरे परिवार का स्वरूप बदला, विवाह की अनिवार्यता हो गई, भरण पोषण के लिए निर्भरता बढ़ गई। तो उस समय जो है जीवन कठोर और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी कमज़ोर होती गई और बालिका वध का भी उस समय प्रचलन शुरू हो गया था। ऐसे में क्या हुआ, स्त्रियों की कमी के कारण पुरुषों की अधिकता हो गई। तो यही कारण था कि बहुत सारे टाइम में देखिए बहुपति प्रथा का भी जन्म हुआ। मनुष्य ने जब कृषि व्यवस्था को महत्व दिया, जीवन यापन के साधनों में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे बहुपति प्रथा समाप्त हुई और सभ्यता के विकास के साथ साथ धीरे धीरे विवाह जैसी संस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। और एक विवाह के उदाहरण जो है हमें रामायण, ऋग्वेद, वेदों में हमें मिलते हैं। महाभारत काल में हमें एक विवाह, बहुविवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे विवाह के प्रकार हैं, या यूँ कह दीजिए कि जिनसे ये ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, जिनसे विवाह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, या विवाह कैसे हुए, किस तरीके से इसका एक विकास हुआ। बहुत सारे विवाह के बहुत सारे प्रकार भी हमने इसके साथ साथ देखे हैं। जैसे एक विवाह जिनको हम मोनोगैमी कहते हैं, बहु विवाह जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। एक विवाह के अंदर भी अंतः विवाह जो अपनी ही जाति के अंदर होते हैं, बहिर्विवाह जो अपनी जाति के बाहर होते हैं। एक दिया हुआ है अनुलोम विवाह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैरिज का एक टाइप है, जिसमें उच्च वर्ग का तो या उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण की स्त्री होती है। और प्रतिलोम विवाह सेम इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें उच्च वर्ण की स्त्री हो जाती है और पुरुष जो है वो निम्न वर्ण का हो जाता है। ये विवाह हमारे आदिम समाजों में भी मिलते थे। यूँ कह दीजिए कि ऋग्वेद काल में भी मिले हैं, मुगल का, मतलब हर कालों में विवाह के ये प्रकार हमारे पाए जाते हैं। ये जो विवाह है वर्तमान समाज में भी आपको अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह मिलते हैं। इनको सरकार बहुत अधिक महत्व भी देती है। इनको इम्पॉर्टेंस देने का यही कारण है कि समाज से जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इसी के साथ साथ बहु विवाह में हम बहुपति विवाह भी देखते हैं, जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल है। बहुपत्नी विवाह, एक राजा के कई कई रानियां हुआ करती थी। ग्रुप मैरिज जैसे बहुत सारे लोग जो हैं एक ही मंडप में शादी कर लेते हैं, या एक स्त्री की कई कई पति होते हैं, या एक पुरुष के कई कई पत्नियां होती, इसको भी हम ग्रुप मैरिज की संज्ञा दे सकते हैं। द्विपत्नी विवाह, इसमें भी द्विपत्नी जैसे किसी की दो पत्नियां होती हैं। ये कुछ विवाह के प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे चेंजेस भी बहुत आए हैं इसके अंदर। जैसे अब जो है व्यक्तिगत पक्ष की प्रधानता बढ़ गई है, स्त्री को पूछा जाने लगा है। अब तो विवाह की अनिवार्यता भी ख़त्म हो गई है, आप करें ना करें कोई ज़रूरत नहीं है। विधवा पुनर्विवाह ज़्यादा होने लग गए हैं। जीवन साथी के चुनाव में हम अब स्त्री और पुरुष दोनों को स्वतंत्र हैं। इंटरकास्ट मैरिज बहुत अधिक बढ़ गई हैं, लव मैरिज बहुत अधिक बढ़ गई हैं। पत्नी की स्थिति में परिवर्तन आया है, पत्नी जो है अब पति के बराबर कार्य करती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं या ऐसे चेंजेस हैं जो ऐसे मैरिज के अंदर अभी रिसेंटली हुए हैं, और ये बहुत आधुनिक समाज को देखते हुए ये विवाह के अंदर जो परिवर्तन है या चेंजेस हैं, ये निसंदेह बहुत पॉजिटिव हैं। और क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन होते हैं। वर्तमान में साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में विवाह जैसी संस्था के अंदर इस तरह के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो निसंदेह सराहनीय है और समाज के लिए उपयोगी है।
इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को यहीं पर विराम दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।